हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महाकाल नॉलेज ऑन यूट्यूब चैनल। आपका एक बार फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि आज जो 12th क्लास केमिस्ट्री का पेपर हुआ है उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए थे उनके सही आंसर क्या होंगे और आपने कितने ऑब्जेक्टिव सही किया है, आपके कितने ऑब्जेक्टिव्स में आपका थोड़ा सा गलती हो गई, इन सब चीज़ों को अपन देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अतिचालक की चालकता का मान कितना होता है। तो बेटा अतिचालक एक ऐसा पदार्थ होता है जिसकी चालकता अत्यधिक होती है, इसलिए इसकी चालकता का मान जो है वो कितना होता है, अनंत होता है। तो अतिचालक की चालकता का मान कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट है पोटेशियम डाइक्रोमेट का रासायनिक सूत्र क्या है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का रासायनिक सूत्र होता है K2Cr2O7। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है NiCO4 में केंद्रीय धातु परमाणु कौन है। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो CO4 है ना, ये क्या है, ये है लिगेंड। ठीक है, ये लिगेंड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो Ni है यही हमारा क्या होगा, केंद्रीय धातु परमाणु होगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा बेटा, Ni आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है Ri, Rf, Rbr और Cl एल्किल हैलाइडों को क्वथनांकों के घटते क्रम में जमाइए। तो क्वथनांकों के घटते क्रम में अगर अपन इनको जमाएंगे तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे ज्यादा क्वथनांक होता है Ri का, उससे कम क्वथनांक होता है Rbr का, और उससे कम होता है RCl का, और सबसे कम होता है Rf का। तो ये आपका सही क्रम हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट, पुरुषों में आवाज में भारीपन के लिए उत्तरदायी हार्मोन क्या है। तो पुरुषों में आवाज में भारीपन के लिए उत्तरदायी हार्मोन एक ही मात्र है, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन यह पुरुषों की आवाज में भारीपन का कारण है। यह पुरुषों का नर हार्मोन या मुख्य लैंगिक हार्मोन भी कहलाता है ना। चलिए, तो ये आपके सही विकल्प रहे। फिर नेक्स्ट आपके पास में है, नहीं, ये आपके एक शब्द में उत्तर थे और अब आपके पास में है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है। तो बच्चे ये कहलाता है विलयन। फिर नेक्स्ट है कि वेग बराबर से k इंटू कोष्टक में a की पावर 1/2 और b की पावर 3/2 जो है इसमें कोटि का मान होगा। तो कोटि का मान कैसे निकलता है, कोटि का मान होता है जो घातांक है ना उनका योग, मतलब n बराबर से हम लोग इन दोनों का योग करेंगे 1/2 का और 3/2 का। तो इनका योग करोगे तो 1/2 प्लस 3/2 जब करोगे तो, और फिर अब इनका एलसीएम लेंगे तो नीचे सेम संख्या तो एलसीएम आ जाएगा 2, ऊपर की संख्या है जैसे कि तैसे जुड़ जाएंगी। तो 3 + 1 = क्या जाएगा 4, 4/2। फिर 2 से ये 2 बार में कट जाएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2। 2 कौन से नंबर पर है, 2 है तीसरे नंबर पर सी पर, तो ये आपका आंसर 2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है संक्रमण तत्व कौन है। तो बेटा संक्रमण तत्व वो होते हैं जो डी ब्लॉक में आते हैं। अब जो है सोडियम नहीं है यहाँ पर, पोटेशियम नहीं है, सीजियम नहीं है, क्योंकि ये सभी एस ब्लॉक के तत्व हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा टाइटेनियम। फिर है बेंजल्डिहाइड। देखिए बेंजल्डिहाइड क्या है, यहाँ पर बेंजीन होना चाहिए, बेंज, और एल्डिहाइड मतलब CHO होना चाहिए। तो सबसे पहले आप बेंजीन और CHO ढूंढिए किसमें। तो यहाँ पर OH है, बेंजीन तो है, OH है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। OH नहीं, CHO चाहिए हमको। यहाँ पर CHO और OH दोनों नहीं, हमें केवल CHO चाहिए। ये भी आपका आंसर क्या हो जाएगा गलत। यहाँ पर देखिए C6 बेंजीन भी है और CHO भी है, लेकिन भाई बेंजीन अगर C6 के साथ H6 टाइम्स जुड़ा है तो फिर CHO जुड़ने के लिए तो संयोजकता ही खाली नहीं रहेगी। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा और सही आंसर क्या हो जाएगा C फॉर चेन्नई, C6H5CHO। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एथेन 1,2 डाईएमीन। तो देखिए यहाँ पर जो कार्बन श्रृंखला है वो ये है, इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, ये पहला और ये दूसरा। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं एथ, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं एन, तो ये बन गया एथेन। और पहले कार्बन पर और दूसरे कार्बन पर 2 एमीन जुड़े हैं, मतलब 1,2
1,2 और 2 हैं इसलिए डाई, और क्या जुड़े हैं एमीन। तो यही आपका पहला जो ए है यही आपका सही आंसर हो जाएगा। कोशिकाओं के मध्य संदेश वाहक का कार्य कौन करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हार्मोन। फिर नेक्स्ट जो है वो है कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है मोलरता। इसको क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। फिर नेक्स्ट है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है सेकेंड इनवर्स। फिर नेक्स्ट है फेहलिन अभिकर्मक में 2 विलयन फेलिन विलयन ए एवं फेलिन विलयन बी होते। तो बहुत सरल सा क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट है कि निम्नतर एलिफेटिक एमीन जो होते हैं इनमें ना मछली के समान मछली के जैसी गंध वाली गैसें हैं, इनमें मछली के जैसी गंध होती। फिर नेक्स्ट है ग्लूकोज प्रकृति में मुक्त एवं संयुक्त। भाई स्टार्च के अंदर वो संयुक्त अवस्था में है और वैसे भी वो मुक्त भी होता है संयुक्त भी होता है। फिर नेक्स्ट है यदि तीसरा एमीन अम्ल डाइपेप्टाइड से संयोग करेगा, तो भाई अगर डाइपेप्टाइड से संयोग करेगा तो उत्पाद क्या बनेगा, ट्राइपेप्टाइड बनेगा। ट्राइपेप्टाइड के रूप में उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। तो ये रहा। अब इंग्लिश के लिए है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज मोलारिटी। इसका आंसर है। फिर है द यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज सेकेंड इनवर्स। एंड फिर है फेहलिन reagent comprises of 2 solutions, फेहलिन 1 and A and B। फिर नेक्स्ट है द लोअर एलिफेटिक एमीन्स आर गैस विथ, इसको इंग्लिश में शायद फिश लाइक बोलेंगे और आप देख लेना, और फिश लाइक ही आना चाहिए। फिर ग्लूकोज अकर्स फ्रीली इन नेचर एज वेल एज इन द, यहाँ पर आ जाएगा कंबाइंड फॉर्म, तो वो फ्री भी है और कंबाइंड रूप में भी है। फिर है इफ थर्ड एमिनो एसिड कंबाइंस विद डाइपेप्टाइड, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ट्राइपेप्टाइड बनेगा, ट्राइपेप्टाइड भी बनेगा। तो ये रहा आपका इंग्लिश के लिए। फिर नेक्स्ट है ऐसे विलयन, सत्य में है, ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, तो ये आदर्श विलयन है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर है सेल विभव एवं एनोड के, नहीं सेल विभव कैथोड एवं एनोड के इलेक्ट्रोड विभवों का योग नहीं है भैया, ये क्या होता है, डिफरेंस होता है। डिफरेंस मतलब उनका अंतर होता है ना, योग नहीं होता है। तो ये जो है, ये जो प्रश्न है ये गलत हो जाएगा। फिर है Ca2+ व Mg2+ आयन EDTA के साथ संयुक्त होकर स्थायी संकुल बनाते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। फिर है C2H5OCH3 एक सममित ईथर है। बेटा सममित का मतलब होता है सिमेट्रिकल, और सिमेट्रिकल उन चीज़ों को कहा जाता है, ईथर सिमेट्रिकल तब होता है जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो R ग्रुप हैं वो सेम होने चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ ऑक्सीजन के एक तरफ क्या है, C2H5 मतलब एथिल समूह है, और एक तरफ है CH3 मतलब मैथिल समूह, मतलब R ग्रुप दोनों तरफ सही समान नहीं है। इसका मतलब यह सममित ईथर नहीं है, और ये क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर कीटोन में कार्बोनिल होता है कि नहीं, तो कीटोन का कीटोन क्रियात्मक समूह कैसा होता है, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड से O और बॉन्ड R, और जहां पर भी C डबल बॉन्ड O होता है उसको ही कार्बोनिल समूह कहते हैं। तो आप देख लीजिए कीटोन में C डबल बॉन्ड है, इसका मतलब कीटोन में कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है, ये सही हो जाएगा। फिर है हिंसबर्ग अभिकर्मक प्राथमिक एवं द्वितीयक एमिनो से क्रिया करके सल्फोनेमाइड बनाता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, अब ये इंग्लिश में है, द सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ, तो इसका ये क्या जाएगा, सही। द सेल पोटेंशियल इस एडिशन नहीं सब्सट्रैक्शन या डिफरेंस आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। फिर है द Ca2+ एंड Mg2+ आयंस फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस विद EDTA, ये भी सही है। C2H5OCH3 सिमेट्रिकल, मैंने अब भी समझा दिया सिमेट्रिकल नहीं है।
तो ये आंसर गलत हो जाएगा। फिर है कीटोन्स कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप, ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है सही जोड़ी सिलिकॉन क्या है, तो भैया सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है, तो इसका ये हो जाएगा। फिर है K4FeCN6, इसका क्या जाएगा, प्रति आयन लूकास अभिकर्मक HCl एवं ZnCl2 का मिश्रण होता है, तो इसका डी नंबर आ जाएगा। फार्मिक एसिड का एक और नाम मेथेनोइक अम्ल है, और मेथेनोइक अम्ल लाल चींटियों के डंक में पाया जाता है। और मोनोसेकेराइड जो हैं वो सेकेराइड के कारण अपचाई शर्कराएं होती हैं, तो ये भी है, इंग्लिश में है, आप मिला लीजिएगा कि जो सिलिकॉन है वो क्या है, सेमीकंडक्टर है, ये एंटी आयंस होगा, नीचे कट गया है वो लुकास रीजेंट, इनका मिक्सचर है। फॉर्मिक एसिड जो है वो रेड आंट्स में पाया जाता है, और यहाँ नीचे वाला का आ जाएगा क्या, रिड्यूसिंग इस शुगर्स। तो यहीं पर ये वीडियो ख़त्म हो जाती है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, इसको आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखना। और वीडियो को पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।